Hello everyone, welcome to Target for IQ. So today we are going to cover chapter 6 of the Code of Criminal Procedure, which is process to compel appearance. चैप्टर 6 का जो रेंज है दिस इज सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90. ठीक है, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हो 61 से लेके हमें 90 सेक्शंस तक कवर करने हैं. तो इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ऑफ समन्स 61 से लेके 69 तक है. वारंट ऑफ अरेस्ट 71 to 80. प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 82 से 86. ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है. ठीक है, एंड जो लास्ट है वो है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस दैट इज़ 87 to 89. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. देखिए, समन्स में जिसकी रेंज है 61 से 69. अगर समन्स में क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर 61 से 69 की सेक्शंस के बीच में ही है तभी वो समन्स से डील कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं. और इसके अलावा कहीं पे होगा तो जब हम आगे फर्दर पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको उसको मार्क कराती रहूँगी. सो सेक्शन 61 क्या बोलता है? फॉर्म ऑफ समन्स के बारे में बात करता है. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और साथ में ही दिखाती चलती हूँ. देखिए, समन्स का जो पार्ट है उसका पहला सेक्शन है 61, ये बात कर रहा है फॉर्म की. ठीक है, इसी तरह जो वारंट ऑफ अरेस्ट का पार्ट है दैट इज़ 70 से लेके 81 तक. इसमें से जो पहला सेक्शन है 70 वो भी फॉर्म के बारे में ही बात करता है. हम देख लेते हैं एक बार. देखो, ये है ना सेक्शन 70, ये भी फॉर्म की बात कर रहा है. ठीक है, इसलिए रेंज याद रखना ज़रूरी है. समन्स में अगेन 61 से लेके 69. ठीक है, तो जो 61 है वो फॉर्म की बात करता है. जब हम वारंट में आएंगे तो पहला सेक्शन है 70, ये फॉर्म की बात करता है. इस तरह से आप पढ़ोगे तो देखो आपको ईजिली याद होगा, वरना ऐसे रटना तो बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो 61 बात करते हैं फॉर्म ऑफ समन्स की. पहली चीज़, समन इशू कौन करेगा? कोर्ट. इसी तरह वारंट भी है, उसको भी कोर्ट ही इशू करता है. ऑल राइट, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए. अभी हम देखेंगे जब हम सेक्शन 70 पढ़ेंगे तो यही सारी कंडीशंस वहाँ पे भी एज इट इज़ हैं. देख लो, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर रहा है कोर्ट, राइटिंग में साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सील ऑफ द कोर्ट. ठीक है ना, तो देखो ये सिमिलैरिटी है, इससे हमें याद रखने में आसानी होगी. ये हो गया फॉर्म ऑफ समन्स के बारे में, और हमने साथ साथ पढ़ लिया सेक्शन 70 का एक पार्ट भी. ठीक है, 62 देखते हैं. हाउ सर्व्ड, सर्विंग कैसे होगी समन्स की? तो बाय पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट. जो कोर्ट का ऑफिसर इशू कर रहा है वो ही सर्व कर सकता है, या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट जिसको कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आपने ऐसे करना है वो करेगा. सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है? सर्विंग पर्सनली टू द पर्सन समन्ड. मिस्टर ए को समन किया जा रहा है तो पर्सनली हम इनको ही समन करेंगे, या वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन. क्या चीज़? एक समन है तो उसके कई सारे डुप्लीकेट्स भी होते हैं, तो वन ऑफ द डुप्लीकेट हम मिस्टर ए को देंगे. ठीक है, हो गया. थर्ड क्या बोलता है? साइन ए रिसीट ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट. जो डुप्लीकेट हम मिस्टर ए को देंगे, एक तो इनके पास है, दूसरा एक देंगे कि भाई आप इसमें हमको साइन करके दे दो, यानी हम कोर्ट को ये दिखा सके कि हाँ भाई ए ने ले लिया, ये रिसीविंग हो गई एक तरह की. ठीक है, सेक्शन 63 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें बस मार्जिनल नोट याद रखना है, हार्डली क्वेश्चन आता है. अगर ये पूछता है कि कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़ के बारे में को समन देना है, उसके बारे में कहाँ मेंशन है, तो सेक्शन 63. इसमें आपको देखो बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आप अपनी बैराक खोल के वो देख सकते हो. अगर कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़ हैं तो यहाँ पे इनका जो सेक्रेटरी होता है या फिर लोकल मैनेजर होता है या फिर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, तो उसको समन उसके नाम से जारी किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की कंडीशन में होता है. अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट की कंडीशन में किसको समन जारी होता है. उसी तरह से कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर उनका मैनेजर. ठीक है, ये याद रखना है. ओके, अब 64 क्या बताता है? हमें याद रखना है ना सेक्शंस, तो हम देखते हैं कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे तभी याद रहेगा. सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, यानी 64 में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही है, तो कैसे भी याद रख लो 64 में कैन नॉट बी फाउंड, मिल नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो इसमें क्या होगा? मिस्टर ए को समन करना है और मिस्टर ए मिल नहीं रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स विद सम एडल्ट मेंबर, तो मिस्टर ए की फैमिली में कोई तो होगा अडल्ट, चलो ले लेते हैं, मान लो इनका बड़ा भाई है बी, बिग बी, चलो ऐसे याद कर लो. जो बिग बी हैं उनको हम दे देंगे समन, जो भी समन देने जाएगा पुलिस ऑफिसर वो इनको दे देगा, और इस पर्सन का वो साइन भी ले लेगा. अगेन किस पे? एक वन ऑफ द डुप्लीकेट के बैक पे ले लेगा.
इससे हमें ये पता चलेगा ना कि समन हमने सर्व कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, ये पीटी में ज़रूर आता है। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सर्वेंट ऑफ द फैमिली है क्या उसको मेंबर ऑफ द फैमिली मानेंगे, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि सर्वेंट क्या मेंबर ऑफ द फैमिली है, तो आंसर वुड बी अ बिग नो। हो गया। अगेन नेक्स्ट 65 देखते हैं। सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। इसमें ये है कि जो सेक्शन 62, 63 और 64 में सर्विस करने के तरीके बताए गए हैं, उन तरीक़ों से अगर सर्विस नहीं की जा पा रही है ड्यू टू एनी कंडीशन, तब प्रोसीजर क्या होगा। तो ऐसे में जो सर्विंग ऑफिसर है वो एफिक्स करेगा वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस। तो ये मिस्टर ए का घर था, ये उनको हम समन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हो सकता है उनके घर का कोई एडल्ट मेंबर ना हो, उनकी फैमिली का कुछ ऐसी सिचुएशन हो। तो अब जो उनका घर है या जहाँ पे भी मिस्टर ए ऑर्डिनरीली रहते हैं, वहाँ पे हम समन को एफिक्स कर देंगे यानी चिपका देंगे, जिससे कि ये होगा कि हाँ भाई समन हमने सर्व कर दिया है, इशू हो गया है वो, या किसी भी ऐसी पार्ट पे जहाँ पे उनको दिख जाए, हमें ये भरोसा रहे। अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी मिस्टर ये पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन को समन सर्व करना था वो करके आया है, वो ठीक है और उसके थ्रू हमें मान सकते हैं कि समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व, तो वो ये डिक्लेयर कर सकता है। और या अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, तो वहाँ पे वो फ्रेश सर्विस का भी ऑर्डर दे सकता है। ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है। ठीक है। चलो अब सेक्शन 66, मैंने बोला था ना गवर्नमेंट सर्वेंट का आएगा तो कुछ डिफरेंस है, जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज़ में था। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट बॉडी सोसाइटी 63 में थी और 66 में गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ भी करके याद रख लो, 63 66 थोड़ा कॉन्सिडेंस में इस टाइप से। इसमें क्या होता है, कोर्ट इशूइंग समन शैल, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और कोर्ट उन्हें समन कर रही है, तो पहले तो जो डुप्लीकेट है ना, वो जो हेड ऑफ़ द ऑफिस है उनको भेजेगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं भेजेगी, जो हेड ऑफ़ द ऑफिस है उनको भेजेगी। अब ये जो हेड साहब हैं ये क्या करेंगे, इनका काम है कि समन को सर्व कराना, यानी फर्दर जो उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर है उस तक पहुंचाना, ये इनका काम है। और उसमें जो सिग्नेचर होगा वो भी यही करके देंगे, जो हेड रहेंगे, है ना, सर्विंग का जो रिसीट है उसका सिग्नेचर यही करेंगे। और इंडोर्स करेंगे जो उनका सबॉर्डिनेट रहेगा उसके टूवर्ड्स कि ये आपके लिए एक सामान आया हुआ है। जो हेड साहब ने सिग्नेचर करके दिया है उसको एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस माना जाएगा, यानी अगर हेड का साइन है तो मान लेंगे कि समन सर्व हो चुका है, फिर ये क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि सर्व हुआ या नहीं। ठीक है, 67 देखते हैं, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट। 67 में बाहर ही हो गए, हाँ लोकल लिमिट से बाहर ही है। तो उसमें भी देखो हर जगह ना यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली अब ओरिजिनल कॉपी तो देंगे नहीं, उनके डुप्लीकेट ही देंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इन डुप्लीकेट टू अ मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन समन रिजाइड्स। भाई अगर बाहर यहाँ पे यहाँ का मजिस्ट्रेट है, उसको यहाँ पे समन कुछ ऐसा पर्सन है जो यहाँ रहता है, उसके अगेंस्ट हमें समन करना है, तो जो यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं उनको भेज देंगे, उसके बाद वो फर्दर अपना उसको सर्विस उसकी करवा देंगे, सिंपल। जो 68 और 69 है ये इससे डीप में क्वेश्चन तो नहीं पूछता, ऐसे तो अभी तक दिखा नहीं है, मार्जिनल नोट ज़रूर पूछ सकते हैं, तो हमें ये याद रखना है। सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, पोस्ट के बारे में 69 बात करता है। और प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, जब सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है ऐसी सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, सच केसेस है ना, तो 67 के साथ 68 को पढ़ना है। मान लो सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये 68 बताता है। तो देखो बहुत डीप में पूछता नहीं है, और पीटी पर्पस से अभी पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो एमपी के लिए हो या फिर एपीओ के लिए, और मेंस में भी इससे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है। तो हमें मार्जिनल नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे समन्स हमारा खत्म होता है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 70 से लेके 81। 70 जो पहला सेक्शन है वो हमें फॉर्म के बारे में बात करता है, लाइकवाइज जो सेक्शन 61 था समन्स के पार्ट में सबसे पहला सेक्शन, वो भी फॉर्म के बारे में बात करता था। ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रखने में आसान होगा, है ना। चलो, तो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने 61 के साथ ही पढ़ा है, फिर से बता देती हूँ। राइटिंग में होगा, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील इसमें लगनी चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं। कब तक ये वारंट फोर्स में रहता है, अनटिल इट इज़ कैंसिल्ड, या तो कोर्ट जिसने इशू किया है वो कैंसिल कर दे, तो फिर इसका जो फोर्स में रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसका एग्जीक्यूशन हो जाए, वेरी सिंपल, या तो कैंसिल या फिर एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है। 71 क्या बोलता है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। यहाँ पे सिक्योरिटी लेने की बात की जा रही है। एक पर्सन है मिस्टर ए
जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ कि इनको अरेस्ट करके ले आओ, ठीक है। जो कोर्ट है उसको ऐसे लगता है कि अगर मिस्टर ए से हम कोई बॉन्ड साइन करवा लें या इनसे सिक्योरिटी ले लें, काहे चीज़ की सिक्योरिटी है कि भाई मिस्टर ए आपको इस डेट को इतने इतने बजे कोर्ट में प्रेजेंट रहना है, तो क्या आप प्रेजेंट रह सकते हैं। अगर वो रेडी हो जाता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, सिक्योरिटी दे देता है, तो मिस्टर ए को कस्टडी से फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें कहा गया, यानी एक तरह से सोच देखो तो यहाँ पे फ्री कर रहे हैं उनको कस्टडी से बॉन्ड इशू करने के बाद। और बॉन्ड किस चीज़ का है, अटेंडेंस का बॉन्ड है कि जब भी आपको कोर्ट बुलाया जाएगा आप कोर्ट में आएंगे। हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं ना, बोला जाता है कि आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, जब कोर्ट बुलाएगी तो आना पड़ेगा। तो 71 समझ लो, 71 में उस चीज़ के बारे में दिया गया है। हो गया। 71 का 2 क्या बोलता है कि जो इंडोर्समेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़, अमाउंट, कितना अमाउंट दे रहे हैं या कौन कौन श्योरिटी है उनके बारे में मेंशन रहेगा। और टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड द कोर्ट, वो टाइम बताया रहेगा जब कोर्ट उसको अटेंड करनी रहेगी, ठीक है। बहुत ईजी है। 71(3) क्या बोलता है, सिक्योरिटी इज टेकन। अब उन्होंने सिक्योरिटी ले लिया तो ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड करेगा बॉन्ड टू द कोर्ट। ये तो बात आसान, सिक्योरिटी ले लिया उसने, बॉन्ड वगैरह साइन कर दिया, तो जिस ऑफिसर ने सारा चीज़ करवाया है वो कोर्ट को वो भेज देगा कि इन्होंने ये सारी चीज़ें ये कंडीशन सारी फुलफिल कर दिए। हो गया। नाउ 72 वारंट टू हुम डायरेक्टेड, किसको वारंट डायरेक्ट किया गया है तो या किसको कर सकते हैं, तो कोर्ट वारंट किसी एक पुलिस ऑफिसर को भी कर सकती है या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट कर सकती है। मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी पर्सन को कोर्ट बोल सकती है। होता है ना, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को बोल सकती है, एनी पर्सन वर्ड यूज़ है कि आप जाके एग्जीक्यूट करो, यानी आप जाके अरेस्ट करके ले आओ उस आदमी को। अब वारंट इज़ डायरेक्टेड टू मोर देन वन ऑफिसर्स या पर्सन, इसमें ऐसी भी सिचुएशन नहीं होती कि सिर्फ एक बंदा ही वारंट लेके जाएगा, एक से ज़्यादा लोग भी लेके जा सकते हैं वारंट। तो उनका एग्जीक्यूशन चाहे एक जना करे या फिर एक से ज़्यादा जना करे या फिर सब लोग करें, मतलब जैसे भी हो, जिसको जिसको वारंट दिया गया है सब लोग उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे है, यानी बहुत लीनियंसी है। अब देखो 73 से लेकर यहाँ जो 77 तक सेक्शंस हैं, इनमें बहुत डीप में नहीं पूछता, मार्जिनल नोट्स ही ज़्यादातर पूछता है, तो इस वजह से हम मार्जिनल नोट्स को तो बहुत अच्छे से देखेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बीच में भी देखते हैं। 73 क्या बोलता है, वारंट विल बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को हम वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही सिचुएशन आ गई, अगर ग्रेव सिचुएशन है, कोई बहुत ज़रूरी है, तो क्या पुलिस ऑफिसर का वेट करेंगे, ऐसा नहीं है ना, किसी भी पर्सन को हम वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मान लो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है और ऐसी सिचुएशन है कि वो एस्केप कर सकता है, ही इज़ ए एस्केप्ड कन्विक्ट, भागा हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या कोई पर्सन ऐसा है जो एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी ग्रेव ऑफेंस किया है बट ही इज़ इवेडिंग अरेस्ट, है ना, अरेस्ट से बच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो CJM है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं एनी पर्सन को जो कि उस जुरिस्डिक्शन में हो, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसको आप अरेस्ट करके ले आओ। अब इसके आगे देखो, बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब वो पर्सन पहले तो भाई रिसीट लेगा, अपना साइन वाइन करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि ठीक है हम जा रहे हैं उन्हें अरेस्ट करने, ये इसमें बताया गया 2 में। और अब 3 में ये कि जिसको अरेस्ट करना था, अगर मिस्टर ए को मान लो अरेस्ट करना था, ये थे एस्केप्ड कन्विक्ट थे या प्रिक्लेम्ड ऑफेंडर थे या नॉन बेलेबल के एक्यूज थे, अपना अरेस्ट इवेट कर रहे थे। जब ये मिस्टर ए अरेस्ट हो जाते हैं तो जिसने अरेस्ट किया, मान लो बी ने अरेस्ट किया, तो इनको पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा और पुलिस ऑफिसर बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर देगा, बस हो गया। और सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि हाँ नियरेस्ट, यही मैंने बताया, और इसमें सेक्शन 71 की जो भी कंडीशंस हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। मान लो सेक्शन 71 के तहत उससे सिक्योरिटी वगैरह ले रखी है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको वो रिलीज़ कर देगा। सिक्योरिटी किस चीज़ की, अटेंडेंस की, है ना, अभी सब 71 बताया तुरंत मैंने आपको, तो ये हो गया। 74 क्या बोलते हैं, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, ये याद रखना, इसका पूछता है 74 में क्या है या फिर कौन से सेक्शन में बताया गया है कि वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो ये 74 में बताया गया है। इसमें ये भी है कि अगर मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर हैं, उनको वारंट डायरेक्ट किया गया है, तो ज़रूरी नहीं यही अरेस्ट करें, ये चाहे तो बी को ऑथराइज़ कर सकते हैं, जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो जाके अरेस्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है। बस ये कि बस उसको इनको एंडोर्स करना पड़ेगा, मिस्टर ए को एंडोर्स करना पड़ेगा और मिस्टर बी को
रिसीव करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, फिर जाके वो अरेस्ट करेंगे। 75 में कुछ नहीं है, बस नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, इसको ही ध्यान रखो, दैट्स इट। 76 में ये तो बहुत ईजी है, सेक्शन 57 के साथ साथ इसको आप पढ़ सकते हो। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, बिना डिले के उनको हमें कोर्ट में लेके आना है। सो वेरी इजी ये क्वेश्चन। तो अगर 76 आ गया तो हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 77 ये इससे पीटी का क्वेश्चन बनता है। वारंट ऑफ अरेस्ट है तो वो कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इट मे बी एग्जीक्यूटेड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो हो गया ये भी बहुत ईजी। ओके 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। और 79 देख लेते हैं पहले। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। इसमें देखो कन्फ्यूज़न ये होती है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो वारंट है वो फॉरवर्ड किया गया है और यहाँ पे जो वारंट है वो डायरेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर को कि भाई आपको एग्जीक्यूशन करना है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। ओके, सो दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद रखना है। इसके अंदर से कुछ नहीं पूछता है, ये आपको लग रहा होगा कि इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मार्जिनल नोट्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी 80 एंड 81, ये हमारे लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर के, और जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसका भी लास्ट सेक्शन है 81। सो 80 कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। इसमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा आपको सुना सुना सा लग रहा होगा पिछले सेक्शंस में भी। इसमें यह है कि मान लो कि कोई एक पर्सन है, उसको अरेस्ट करने के लिए बोला गया। मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वारंट इनका इशू हुआ है कि इनको अरेस्ट करना है, इस कोर्ट में जाके अरेस्ट करना है सी को। बट यस नो, जैसे मान लो एक कोर्ट ये है, एक कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट ये है, ये ए कोर्ट है और ये बी कोर्ट है। जो मिस्टर सी हैं वो मान लो यहाँ के रहने वाले, तो वारंट इनके अगेंस्ट इशू हुआ कि इनको अरेस्ट करो, बट इनका अरेस्ट यहाँ बी में आके होता है, बी डिस्ट्रिक्ट में होता है, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड। यानी इशू यहाँ पे हुआ था बट एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ है, यानी वो जो बंदा था वो अरेस्ट यहाँ पे हुआ है। तब उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा कि भाई अगर वो यहाँ पे अरेस्ट हुआ है तो जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर है वो उसको यहाँ पे भेज देंगे, इस जुरिस्डिक्शन में भेज देंगे, और उसके बाद यहाँ के मजिस्ट्रेट को जो करना रहेगा वो अपना फर्दर कर सकता है। इसमें भी सेक्शन 71 की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होंगी, दैट्स इट। लास्ट सेक्शन इज 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया ना, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस पर्सन को जो दूसरी जगह का था यहाँ पे आ गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ इसमें, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर है, यस, इफ़ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी अ पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। यानी कि उस कोर्ट में उसका कस्टडी भेज देगा जिस कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वारंट इशू किया था, ये लोग जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो भेज देंगे। प्रोवाइजो इसमें दो चीज़ बताता है कि कोई भी पर्सन है अरेस्ट हुआ है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट उनको बेल की कंडीशंस वगैरह बता के अगर वो फर्निश कर देते हैं तो बेल ग्रांट कर देगा, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है तो उसमें भी तो बेल मिलती है, तो उसमें 437 के कंडीशंस को देखते हुए अगर सेटिस्फाई होता है तो सेशंस जज, जो भी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो भी अथॉरिटी होगा, यहाँ पे सेशंस जज दे रखा है, वो उनको रिलीज़ कर सकते हैं बेल में, क्योंकि उनको पता है ना कि 437 में अथॉरिटी इन्हीं की होती है। ओके, तो बस यही इसमें दे रखा है, नथिंग वेरी वेरी ट्रिकी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें से मार्जिनल नोट से ज़्यादा पूछते हैं, अंदर से बहुत कम ही पूछेगा। जो अंदर से पूछने वाला था वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। इसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 6 अंडर 71 यहाँ पे फॉलो होगा कि अगर वो अटेंडेंस के लिए रेडी होता है और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, यानी मान लो बेल वगैरह उनको मिल रही है, तो उसमें अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी ले सकता है कि भाई जब भी हम आपको बुलाएंगे आपको कोर्ट आना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अब यहाँ पे 2 पार्ट ख़त्म होता है।
कल हम पढ़ेंगे 82 से लेके 86 और उसके बाद फर्दर 87 से लेके 90 तक के जो सेक्शंस हैं। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 82 से लेके 86 तक के सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इतना आज के लिए सफिशिएंट है। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।